सो है गाइस, वेलकम टू द इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपीज़ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यानी कि कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये सिक्योर करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को। ऑप्शन क्या क्या हैं? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 43। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है इसको हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू, ये इंश्योर करने के लिए फ्री लीगल एड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए जो फ्री लीगल एड है उसको इंश्योर करना है। ये कहाँ पे है? ये हमारे आर्टिकल 39A के अंडर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच DPSP मैंडेट्स द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि कौन सी एक DPSP है ऐसी जो कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट करने का काम करती है। यानी कि कौन सा आर्टिकल जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट करता है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 84। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ये इंश्योर करता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। किससे? एग्जेक्टिव से। ठीक है, एग्जेक्टिव के कंट्रोल से जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल focuses on organizing agriculture and animal husbandry on modern scientific lines। यानी कि कौन सा एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि फोकस करता है एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे। ऑप्शन ए आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 49। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है मॉडर्न मेथड्स इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। किसमें? एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। किसको? मॉडर्न मेथड्स को। ठीक है। तो अब जो हमारा आर्टिकल 48 है ये एक DPSP है। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये प्रमोट करता है मॉडर्न मेथड्स। किसमें? एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स दिस स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग्स। यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग्स, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं उनको प्रोहिबिट करता है। कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं उनको प्रोहिबिट करने का काम करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A या फिर आर्टिकल 49। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है अल्कोहल को। किसको? अल्कोहल को। इसमें अल्कोहल में हमारे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स आते हैं। अल्कोहल भी टॉक्सिक ही होता है हेल्थ के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करता है किसको? न्यूट्रिशन को और पब्लिक हेल्थ को। ये आर्टिकल 47 जो है ये एक DPSP है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच DPSP वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कौन सा एक DPSP है जिसको हमने ऐड किया 42nd
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1976 में हुआ था, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। 39A, 43A और 48A, इन सब को हमने सॉरी एक मिनट, फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। हाँ, कौन कौन? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, इन सब को हमने कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, उसके थ्रू हमने इनको ऐड किया। ठीक है, अगर बात करें आर्टिकल 39A की, तो ये लीगल एड को लेकर बात करता है। 43A जो है ये हमारा वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को लेकर बात करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 48A की, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात करता है। ठीक है, क्या क्या? अगर 39A को देखें तो फ्री लीगल एड, 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which article of the Constitution provides for the protection of monuments and places of national importance? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मॉन्यूमेंट्स को और प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। किनको? जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि ताजमहल है। ठीक है, एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द आइडिया ऑफ DPSPs एम्स टू एस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया? जो DPSPs हैं इनका जो एम है वो किस टाइप ऑफ स्टेट को एस्टेब्लिश करने की एम है? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, वेलफेयर स्टेट या फिर कैपिटलिस्ट स्टेट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वेलफेयर स्टेट। ठीक है, DPSPs जो हैं ये गाइड करते हैं इंडिया को टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट बाय प्रमोटिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, DPSPs जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए। जब स्टेट पॉलिसीज़ को बनाएगा तो स्टेट को मस्ट या स्टेट शोल्ड, मतलब स्टेट को मद्देनज़र रखनी है DPSPs पॉलिसीज़ बनाते वक्त। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 फुलफिल्स विच DPSP? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, वो किस एक DPSP को फुलफिल करता है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 45। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 45 जो है वो ओरिजिनली डायरेक्ट करता है स्टेट को कि स्टेट जो है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे चिल्ड्रंस को। किनको? बच्चों को। क्या? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके अंडर आता है? आर्टिकल 45 के अंडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज बेस्ड ऑन विच DPSP? जो मैटरनिटी बेनिफिट है 1961 का, वो किस एक DPSP के बेसिड पे है? आर्टिकल 39D, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि स्टेट जो है ये प्रोवाइड करे मैटरनल रिलीफ, यानी कि मैटरनिटी जो रिलीफ होती है वो प्रोवाइड करे। कौन? स्टेट। ये किस
आर्टिकल के अंडर आता है, ये आर्टिकल 42 के अंडर आता है, ये एक डीपीएसपी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी इज फुलफिल्ड बाय द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1976? ऑप्शन ए आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 46। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 39D जो है ये इंश्योर करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। यानी कि आर्टिकल 39D जो है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए फॉर मैन एंड वुमेन। अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो उसमें हमारे पास वुमेन भी काम करती हैं और मैन भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अलग अलग उनको वेजेस देते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 39D क्या बोलता है, आर्टिकल 39D ये बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए अगर कोई सेम काम होगा, मैन भी करता होगा और वुमेन भी करती होगी, उनको सेम सैलरी देनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अपोजिट ही एग्जिस्ट करता है, जैसे एमजी नरेगा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948? कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसमें, मिनिमम एज एक्ट 1948 में? आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 47? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 43 डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर अ लिविंग वेज फॉर ऑल वर्कर्स। क्या आर्टिकल 43 क्या डायरेक्ट करता है स्टेट को, कि स्टेट इंश्योर करे लिविंग वेज फॉर ऑल वर्कर्स के लिए, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986? कौन सी एक डीपीएसपी को हमने इम्प्लीमेंट किया थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के थ्रू, ठीक है। थ्रू दो बार आ गया, ऐसा होता रहता है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 50? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 48A जो है ये मैंडेट देता है किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। आर्टिकल 48A मैंडेट्स द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमेंडमेंट गेव precedence to certain DPSPs our fundamental rights? Article 24th Amendment, which amendment give precedence to certain DPSPs our fundamental rights? 44th Amendment, 25th Amendment, 42nd Amendment या फिर 44th Amendment? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 25th अमेंडमेंट। जो 25वां अमेंडमेंट है 1971 का, वो अलाउ करता है लॉज को, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B एंड 39C टू ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो आर्टिकल 39B और 39C हैं ये ओवरराइड कर सकते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसबी शुड बी हार्मोनाइज्ड? ठीक है, कौन सा एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा केस है जो कि रूल करते हुए ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसबीज जो हैं ये हार्मोनाइज्ड होने चाहिए? ऑप्शन ए गोलखनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर इंदिरा सवाहनी केस? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 reaffirmed the
बैलेंस बिटवीन DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि DPSPs और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ DPSP। कौन सा एक फंडामेंटल राइट हमने रिमूव करके उसको DPSP बना दिया? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हमने ये तो पहले फंडामेंटल राइट था हमारे आर्टिकल 21 के अंडर, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 का, तब हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300 ए। क्या है? आर्टिकल 300 ए के अंडर हमने इसको डाल दिया एज अ लीगल राइट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच DPSP फोकसेस ऑन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। कौन सा एक DPSP ऐसा है जो कि फोकस करता है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करने में? आर्टिकल 45, आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 51 ए या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए जो है ये एक्सप्लेन करता है, अगर इसको एक्सप्लेन करें हम, अगर चाहिए एक DPSP नहीं है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51 ए ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आर्टिकल 51 ए इसकी सब क्लास है एच, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर को लेके या प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर को लेके एंड ह्यूमनिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर DPSP। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि DPSP के अंडर कवर्ड नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। कौन सा एक DPSP में कवर नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये DPSP में कवर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लिसाइटली DPSPs में मेंशन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना है, ठीक है, अपने अपने पावर अलग अलग हैं। विच DPSP फोकसेस ऑन प्रमोटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम इंटरिंग हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कौन सा एक DPSP ऐसा है जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स करने में? ठीक है, आर्टिकल 39 ई, आर्टिकल 39 एफ, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 43 ए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 39 ई। आर्टिकल 39 ई जो है ये प्रिवेंट करता है बच्चों को यानी कि चाइल्ड लेबर को, कहाँ पे? हज़ार्ड्स जॉब्स में। बच्चे जो हैं वो हज़ार्ड्स जॉब्स नहीं कर सकते, जो माइनिंग होती है या और भी बाकी हज़ार्ड्स जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें बच्चे काम नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट reduced the voting age from 21 to 18 aligning with DPSPs। कौन सा एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसने वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया 21 से 18? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या फिर 86th अमेंडमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि
61 जो अमेंडमेंट है हमारा 1988 का, इसमें जो वोटिंग एज है उसको कम कर दिया था 21 से 18। ठीक है, कहाँ से? 21 से 18। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच केस रीअफर्म्ड द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs? कौन सा एक ऐसा केस है जो कि ये बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और जो हार्मनी है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs के दरमियान, इन दो चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? ऑप्शन ए के गोपालन केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, या फिर इंदिरा स्वानई केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 जो हुआ था, इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को इंश्योर किया था, और इसने जो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs जो हैं उनको हार्मोनाइज रखने का भी यकीन दिलाया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच केस रूल्ड दैट laws giving effect to DPSPs cannot override fundamental rights arbitrarily? यानी कि कौन सा एक केस ऐसा है जो कि ये बताता है कि DPSPs जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती? ऑप्शन ए चंपाकम दोरे रजन केस, मिनर्वा मिल्स केस, मनिका गांधी केस, या फिर केशवानंदा भारती केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए ये बताया कि DPSPs ओवरराइड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच सुप्रीम कोर्ट case emphasized that DPSP should be fundamental in the governance of the country? किस एक सुप्रीम कोर्ट के केस ने, या किस एक सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए ये बताया कि जो DPSPs हैं ये फंडामेंटल होनी चाहिए कंट्री की गवर्नेंस में? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, ओल्गा टेल्स केस, यूनी कृष्णन केस, या फिर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस। तो इस केस को देखते हुए 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया जो DPSPs हैं ये फंडामेंटल होनी चाहिए कंट्री के गवर्नेंस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच लैंडमार्क केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट? यानी कि किस एक केस ने इस स्कोप को एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 के अंडर कि ये राइट है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का? केशवानंदा भारती केस में, मनिका गांधी केस में, MC मेहता केस में, या फिर मिनर्वा मिल्स केस में? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि MC मेहता केस में। MC मेहता केस में क्या हुआ, इसमें ये मतलब प्रोटेक्शन दी गई कि हर किसी के लिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच केस हेल्ड दैट राइट टू एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू एजुकेशन है, इज ड्राउड फ्रॉम DPSP आर्टिकल 45? यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 के अंडर, इसको हमने कहाँ से लिया है? DPSP से, लेकिन DPSP में से भी स्पेशली आर्टिकल 45 से।
ऑप्शन ए जॉनी जेन केस, यूनी कृष्णन केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर गोलकनाथ केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूनी कृष्णन केस। तो इस केस को रूल करते हुए 1993 में ये रिकॉग्नाइज किया कि जो राइट टू एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि डीपीएसपी से आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू डीपीएसपी। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि डीपीएसपी के रिलेटेड है? रेस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 51 ए इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि अलाइन होती हैं डीपीएसपीज के साथ, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, साइंटिफिक टेम्पर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा 1976 का, इसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जो कि हमारा आर्टिकल 51 ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल ड्यूटी अलाइंस विद आर्टिकल 48 ए। कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा है जो कि अलाइन होता है किसके साथ? आर्टिकल 48 ए के साथ। रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, preserve the rich heritage of Indian culture, protect and improvement the environment, develop scientific temper। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ठीक है, आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज जी ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि अलाइन करती है किसके साथ? आर्टिकल 48 ए के साथ, जो कि एक डीपीएसपी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड ऑन डीपीएसपी, ये हमें देखना है। विच स्कीम रिफ्लेक्ट्स आर्टिकल 39 ए, यानी कि फ्री लीगल एड। कौन सी स्कीम रिफ्लेक्ट करती है आर्टिकल 39 ए को जो कि एक फ्री लीगल एड है? सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा जिसको हम बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान या फिर उज्ज्वला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नलसा। नलसा जो है ये इंश्योर करता है लीगल एड टू द पावर एज पर आर्टिकल 39 ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मिड डे मील स्कीम इज बेस्ड ऑन विच डीपीएसपी। जो मिड डे मील स्कीम है ये किस डीपीएसपी की बेस्ड पे है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 47। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का एम जो है वो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करने का है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का एम जो है वो आर्टिकल 47 का है जो कि एक डीपीएसपी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्कीम एम्स टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 43 ए लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। आयुष्मान भारत, एमजी नरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जो है ये गारंटी प्रोवाइड करता है मिनिमम वेजेस की और ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल 43 को जो है उसमें एम है उसको फुलफिल करता है जो कि एक डीपीएसपी भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल। जो
पीएम आवास योजना है, इसमें हम जो गरीब होते हैं, जो हमारे बीपीएल लोग होते हैं, उनको हम हाउस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 39 बी। आर्टिकल 39 बी जो है ये इंश्योर करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हाउसिंग, यानी कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंक्लूडिंग हाउसिंग, और जैसे कि हर किसी को घर मिलना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सा आर्टिकल स्टेट को ये बताता है कि स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 स्टेट को ये बताता है, ये डायरेक्शन देता है कि स्टेट जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। ठीक है, या स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चाहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कौन सा एक डीपीएसपी ऐसा है जो कि स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि स्टेट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करे, प्रमोट करे। आर्टिकल 43, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 50। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या करता है, ये कॉटेज इंडस्ट्री जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में है उसको डेवलपमेंट या उसको प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी सुगेस्ट्स द प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। कौन सा एक डीपीएसपी ऐसा है जो कि काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करने का काम करता है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 50। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है ये एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने का काम करता है साइंटिफिक बेसिस पे, और ये प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियोलॉजी। कौन सा एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसको हमने इंस्पायर किया है या जिसको हमने अडॉप्ट किया है गांधीयन आइडियोलॉजी से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट टू एजुकेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत्स। ये हमारा आर्टिकल 40 है, एक डीपीएसपी है जो कि विलेज पंचायत्स को प्रमोट करने का काम करता है। ये एक की है गांधीयन प्रिंसिपल की। गांधी जी का ये एक एम थी, ये एक ख्वाब था कि जो विलेज हैं ये सेल्फ सफिशेंट बने। ठीक है, रूरल एरियाज़ जो हैं ये डेवलप हों। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डीपीएसपी हैज़ नॉट बीन फुली इम्प्लीमेंटेड येट। कौन सा एक डीपीएसपी हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को अभी तक हमने इम्प्लीमेंट फुली नहीं किया। ठीक है, ये अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिबेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग लॉज हैं और हिंदूज़ के अलग लॉज हैं। मुस्लिम्स अपने लॉज के हिसाब मैरिज वगैरह का काम करते हैं, और हिंदूज़ जो हैं वो अपने लॉज के हिसाब से मैरिज डिवोर्स वगैरह अपने लॉ के हिसाब से उसको
अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से यूसीसी को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। विच डीपीएसपी प्रमोट्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? कौन सा एक डीपीएसपी ऐसा है जो कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने का काम करता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A जो है ये प्रमोट करता है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को, किसमें? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्ट 13 की बात करते हैं, डीपीएसपीज एंड स्टेट पॉलिसीज। विच डीपीएसपी डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? अभी ही देखा हमने। इसका सही आंसर जो है वो आर्टिकल 43A है। आर्टिकल 43 जो है इसको हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। ये वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने का काम करता है इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST, अदर वीकर सेक्शंस इन सेक्शंस इज गिवन इन विच आर्टिकल? यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, लेकिन SCs और STs का जो SCs और STs की जो इंटरेस्ट है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको प्रमोट करने का काम डीपीएसपीज करती हैं, लेकिन किस एक आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है ये प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल प्रमोट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ? कौन सा एक आर्टिकल न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है या इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 इम्प्रूवमेंट करता है पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which principle among the following is based on socialist ideology? कौन सा एक प्रिंसिपल है इनमें से जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिड पे है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 सब क्लास डी जो है ये एक डीपीएसपी है जो इंश्योर करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल प्रमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स? कौन सा एक आर्टिकल एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 48A? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A जो है इसको हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो प्रमोट की जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल इंश्योर्स द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि ये इंश्योर करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन
and public assistance in certain cases. Article 39, Article 41, Article 42, Article 43। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ये गारंटी प्रोवाइड करता है या ये देता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस फॉर दोज इन नीड, उनके लिए जिनको ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच केस रूल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद फंडामेंटल राइट्स? कौन सा एक केस ऐसा है जो ये बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हार्मोनाइज्ड होने चाहिए किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर मेनका गांधी केस? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो है ये 1980 में हुआ था। ये बताता है कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान एक हार्मोनी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स? कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन बच्चों के लिए जो 14 साल से कम उम्र की हैं उनको लेकर बात करता है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ओरिजिनली जो है इसकी एम है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को जो कि 14 साल की कम उम्र से हैं, और बाद में इसको हमने एक फंडामेंटल राइट बना के आर्टिकल 21A में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो स्टेट को ये बताता है कि स्टेट जो है ये अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन को प्रोवाइड करे? आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 या फिर आर्टिकल 48? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है इसको हमने अमेंड किया था 2002 में, और हमने ये इंश्योर किया था कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर देंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट? कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जो कि एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाता है? 61th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, इससे क्या हमने किया, इससे हमने आर्टिकल 21A को ऐड किया और जो एजुकेशन है उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। किसके अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस? कौन सा एक आर्टिकल ये बताता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मटेरियल रिसोर्सेस की? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 43, आर्टिकल 47? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच DPSP इनकवरेज द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन सी एक DPSP ऐसी है जो ये बोलती है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना चाहिए? आर्टिकल 39, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 को हमने ऐड किया है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो प्रमोट हो सकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 इज बेस्ड ऑन विच डीपीएसपी? जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, ये किस एक डीपीएसपी के बेसिड पे है? आर्टिकल 39 डी, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 जो है ये इंश्योर करता है मैटरनिटी रिलीफ को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अदर प्रोविजंस, इसको लेकर हमें अब क्वेश्चन को देखना है। विच डीपीएसपी सुगेस्ट्स इम्प्लीमेंटिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सी डीपीएसपी ऐसी है जो कि ये हमें मशवरा देती है, सुगेस्ट करती है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहे? आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है ऑब्वियसली आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 जो है ये यूसीसी को प्रमोट करने का काम करता है हर एक सिटीजन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? किस एक स्टेट ने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर लिया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गोवा। गोवा ने क्या किया? इसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच डीपीएसपी इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स? कौन सी एक डीपीएसपी है जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 49 या फिर आर्टिकल 50? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल इंश्योर्स विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस? कौन सा एक आर्टिकल ये इंश्योर करता है कि विलेज पंचायत जो हैं ये एज अ यूनिट है सेल्फ गवर्नेंस के? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ये प्रमोट करता है विलेज पंचायत्स को, जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच डीपीएसपी इनकवरेजेस एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स? कौन सा एक डीपीएसपी ये बताता है कि जो हमारी एनिमल हस्बेंड्रीज हैं वो मॉडर्न लाइन्स पे होनी चाहिए? आर्टिकल 39, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 49? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या करता है? ये साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच डीपीएसपी फोकसेस ऑन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क? कौन सा एक डीपीएसपी ये बताता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वर्क प्लेस पे? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क या वर्किंग कंडीशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल मैंडेट्स दैट स्टेट शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जुडिशरी जो है ये सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ये बताता है कि जो जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इंस्पायर्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया? कौन सा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है
जिसने हमें इंस्पायर किया डीपीएसपी के कंसेप्ट को इंडिया में? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है, इसने हमें इंस्पायर किया और यहाँ से हमने डीपीएसपीस को बारो किया 1973 में। तो आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये खुद इंस्पायर हुआ था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डीपीएसपीस were included in India. DPSPs were included in the Indian Constitution on the recommendation of which committee? यानी कि DPSPs को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, लेकिन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? बलवंत राय मेहता कमेटी, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन या फिर मुदीमन कमेटी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, उसने सुगेस्ट किया द इंक्लूजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स विच लेटर बिकम डीपीएसपीस। इसने क्या सुगेशन दी हमें? इंक्लूजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स, जो बाद में क्या बन गई? हमारी डीपीएसपीस बन गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Who described the directive principles as the conscience of the Constitution? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ग्रैनवाइल ऑस्टिन, जवाहरलाल नेहरू, के टी शाह? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ग्रैनवाइल ऑस्टिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains directive principles of state policy? यानी कि directive principles of state policy किस पार्ट में है? पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर या फिर पार्ट फिफ्थ? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्ट फोर। जो डीपीएसपीस है ये पार्ट फोर में मेंशन है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।